मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे बार बार एक सवाल पूछा है कि तलाक लेने के लिए सबसे अच्छा आधार क्या होता है। देखिए, यहाँ मैं आप सभी को एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप इस बात पर भागने की बजाय कि तलाक का सबसे अच्छा आधार क्या होता है, आप इस विषय में सोचें कि अगर आप पति हैं तो पत्नी ने आपको किस तरह से परेशान किया, वो आपके लिए तलाक का आधार हो सकता है। और अगर आप पत्नी हैं तो पति ने किस तरह से आपको परेशान किया कि आपको तलाक के विषय में सोचना पड़ा, वही आपके लिए सबसे अच्छा आधार हो सकता है। इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे आधार होते हैं जहाँ पर आपको तलाक के आधार के साथ साथ आपको पत्नी को खर्चा देने से भी आप स्वयं को बचा सकते हैं, अगर मैं पति की बात करना चाहूँ तो। लेकिन यहाँ एक बात बहुत अच्छी तरह से ये भी सोचने समझने की है कि क्योंकि ये तलाक का आधार उनके लिए बहुत अच्छा था किसी XYZ के लिए, और उनका फटाफट इस आधार पर तलाक हो भी गया, तो मैं भी इस तलाक के आधार को अपने केस में ज़बरदस्ती इंसर्ट करूं, ज़बरदस्ती उसको डालूं और ये सोचूं कि मुझे तलाक मिल जाएगा, तो यहाँ आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ विस्तार से उन सभी मुख्य आधारों की बात करूंगी जहां पर आपको तलाक के साथ साथ आप पत्नी को खर्चा देने से भी स्वयं को बचा सकते हैं। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले हो सके। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। जैसा मैंने आप सभी के साथ पहले भी चर्चा की थी कि तलाक का सबसे अच्छा आधार वही होता है जो आपके फैक्ट्स यानी कि जो आपके तथ्य हैं उनके साथ मैच करता हो, मेल खाता हो। लेकिन इसके अलावा भी तलाक के उन मुख्य 3 आधारों की मैं यहाँ आपके साथ बात करूँगी जहाँ पर आप पति पक्ष पत्नी को खर्चा देने से भी खुद को बचा सकते हैं। जो सबसे पहला आधार है जिसमें आप तलाक के साथ साथ अपने आप को खर्चा लेने से भी बचा सकते हैं, वो है सेक्शन 9 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का, यानी कि सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट 1955। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठेगा कि सेक्शन 9 या धारा 9 का जो केस है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स यानी कि विवाह संबंधों की पुनर्स्थापना के लिए जो धारा बनाई गई है, वो तलाक के लिए कैसे फिट हो सकती है। देखिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप पति और पत्नी किन्हीं कारणों से अलग अलग रह रहे थे। इसके बाद आपने द्वितीय पक्ष को, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, आपने उसको बार बार लेटर्स लिखे, मेल्स लिखे, अपने लीगल नोटिस RCR का जो मैंने आप सभी को बताया था कि अगर पति या पत्नी आपके साथ ना रहने के लिए तैयार हो और आप उनके साथ रहना चाहते हो तो आप RCR का नोटिस उसको डिस्पैच करेंगे, इशू करेंगे। तो आपने नोटिस भी इशू कर दिया, उसके बाद भी अगर वो नहीं आए तो आपने लास्ट में आकर के सेक्शन 9 का केस कोर्ट के अंदर डाल दिया। यहाँ पर मान लीजिए कि पति ने सेक्शन 9 का केस किया और आखिर में उनको डिक्री प्राप्त हो गई और जज साहब ने आदेश में ये लिखा कि पत्नी अपने पति के मैट्रिमोनियल होम को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर ले। अब देखिए, पत्नी उस डिक्री के बावजूद भी आपके घर को ज्वाइन नहीं कर रही है और इस स्थिति में आपको 1 साल हो गया, यानी डिक्री मिले हुए सेक्शन 9 की डिक्री प्राप्त हुई आपको 1 साल पहले और 1 साल गुजर चुका है। उसके बावजूद भी पत्नी आपके साथ आपके प्रयासों के बावजूद नहीं रहना चाह रही है या नहीं आना चाह रही है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा ग्राउंड हो जाता है तलाक के लिए भी, और साथ ही साथ आप मेंटेनेंस देने से भी बच जाते हैं। कैसे? अब देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट ये भी कहता है कि अगर आपकी पत्नी बिना उचित कारणों के आपसे अलग रह रही है
और आपके बार बार प्रयास करने के बाद भी आपको ज्वाइन नहीं कर रही है, तो वो मेंटेनेंस लेने की अधिकारिणी नहीं है। और यहाँ पर ऐसा ही हुआ है, सेक्शन 9 की आपको डिक्री मिल चुकी है, आपने उसके बाद भी प्रयास किए और आपकी बीवी आपको फिर भी ज्वाइन नहीं कर रही है, 1 साल का अंतराल बीत चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि विदाउट सफिशिएंट रीजंस शी इज़ रिजाइडिंग सेपरेटली। तो यहाँ आप मेंटेनेंस देने से बच जाते हैं और साथ ही साथ आपका कोर्ट में तलाक लेने के लिए बहुत ज़बरदस्त आधार भी बन जाता है। चलिए अब चलते हैं दूसरे आधार की ओर। दूसरा आधार होता है एडल्ट्री यानी व्याभिचारता। इसका अर्थ ये हुआ साधारण शब्दों में कि आपकी पत्नी आपके अलावा किसी और गैर पुरुष के साथ संबंध रखे हुए है, चाहे वो उसके साथ रह रही है या वैसे ही वो डेली बेसिस पे उसके साथ उसने संबंध बना करके रखे हुए हैं, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा ग्राउंड होता है कि पत्नी को मेंटेनेंस ना दिया जाए। क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम ये कहता है कि अगर आपकी पत्नी शादी में रहते रहते किसी गैर मर्द के साथ संबंध बना रही है, तो वो खर्चा लेने की अधिकारिणी नहीं है। और साथ ही साथ ये एडल्ट्री का जो ग्राउंड है, इसके लिए अगर आपके पास प्रॉपर एविडेंसेस हैं, हाँ यहाँ ये बात बहुत ज़रूरी है, सिर्फ ये कह देने से कि आपकी पत्नी किसी और के साथ संबंध बना करके रखी हुई है, उससे आपका केस ना तो आप केस जीत सकते हैं और न ही आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। यहाँ आपके पास पर्याप्त मात्रा में सबूत होने ज़रूरी हैं। तो अगर आपने पर्याप्त मात्रा में सबूत इकट्ठे कर लिए और उसके बाद आपने कोर्ट में दिखा दिया, उसका 125 का जो केस है उसमें आपने एविडेंसेस दिखा दिए कि देखिए किसी गैर मर्द के साथ संबंधों में वो है, इससे आप खर्चे से भी बचेंगे और ये आपके लिए तलाक के लिए भी बहुत बड़ा आधार होता है कि अगर आपकी पत्नी का किसी गैर मर्द के साथ संबंध अगर हो तो। इसके बाद चलते हैं हम तीसरे महत्वपूर्ण ग्राउंड की ओर। तीसरा जो महत्वपूर्ण या इम्पॉर्टेंट ग्राउंड है वो है डिजर्शन यानी कि अभित्यजन। इसका अर्थ ये हुआ कि आपकी जो पत्नी है बिना किसी कारणों के 2 साल से आपसे अलग रह रही है, 2 साल से या उससे ज़्यादा से, और आपने बहुत प्रयास किए, उसको बार बार बुलाने का भी प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो वो कोई जवाब दे रही है ना वो आपके पास जा रही है, तो ये भी आपका खर्चे से बचने के लिए बहुत बड़ा आपके पास एक कारण हो गया, ग्राउंड हो गया। क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम ये कहता है कि अगर आपकी पत्नी बिना किसी उचित कारणों के आपको छोड़ करके चली गई और वो 2 साल या 2 साल से ज़्यादा से आपसे अलग रह रही हो और आपके प्रयास के बावजूद भी आपके साथ ना रहना चाहती हो, तो ये आपके लिए उसको खर्चा ना देने का बहुत बड़ा ग्राउंड होता है। और हाँ, ये बहुत बड़ा ग्राउंड है आपके लिए कि आप उसके विरुद्ध जब तलाक का केस डाल रहे हैं, तो डिजर्शन अपने आप में बहुत बड़ा ग्राउंड होता है तलाक लेने का। आज मैंने बहुत विस्तार से आपके साथ उन 3 मुख्य ग्राउंड के बारे में बात की जहां पर आप अपनी पत्नी को खर्चा देने से भी बच सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप तलाक का केस डालना चाहते हैं तो वो भी आपको बहुत सहायक सिद्ध होंगे। आशा करती हूँ आप सभी को ये बहुत अच्छी तरह से याद रहेगा कि एक जो मुख्य कारण है या सबसे बड़ा ग्राउंड है आपके पास अपनी पत्नी को तलाक मांगने के लिए, साथ ही साथ उसको खर्चा देने से खुद को बचाने के लिए भी, वो है आपका सेक्शन 9 का केस। और सेक्शन 9 के केस में अगर आपके पास डिक्री आ गई और डिक्री आने के बाद भी अगर आपकी पत्नी आपको ज्वाइन नहीं कर रही है, तो आप दोनों ही चीज़ों से बच जाएंगे, खर्चा देने से भी और तलाक के लिए भी आपके पास पर्याप्त ग्राउंड, बहुत ज़बरदस्त ग्राउंड आ जाएगा। इसी के साथ आपको मैंने अडल्ट्री का ग्राउंड भी बताया कि अडल्ट्री का ग्राउंड अगर आप प्रूव कर देते हैं कोर्ट में, तो आप खर्चा देने के साथ साथ तलाक का भी आपके पास बहुत ज़बरदस्त ग्राउंड आ जाता है। और तीसरा और आखिरी जो ज़बरदस्त आधार मैंने आपको बताया तलाक का भी और अपने आप को खर्चा देने से बचाने के लिए, वो है डिजर्शन का। अगर आपकी पत्नी बिना किसी उचित कारणों के 2 साल या उससे ज़्यादा से आपसे अलग रह रही हो, तो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा इस चीज़ का भी
मिल सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।